किसानों की फसलों के जोखिम को कम करने के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पूरे हुए 5 साल। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लाभार्थियों को दी बधाई। कृषि मंत्री ने दी जानकारी। 25 करोड़ किसानों को मिली 86,000 करोड़ रुपए की सहायता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव का किया समापन। मुख्यमंत्री ने कहा 2021 का शुभारंभ सबके लिए शुभ समाचार लेकर आया है। कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीनेशन की करेंगे शुरुआत। कोरोना टीकाकरण के लिए वैक्सीन की पहली खेप पहुंची वाराणसी। रीजनल वैक्सीन सेंटर से आजमगढ़, प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल समेत वाराणसी के सभी केंद्रों पर पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएगी विदेशी भाषाएं, साथ ही भारतीय भाषाओं और लोक संस्कृति के साथ ही आधुनिक शिक्षा पर रहेगा जोर। विश्वविद्यालयों में अगले सत्र में नहीं होगी एमफिल की पढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। विभिन्न कारणों से किसानों को होने वाले फसल के नुकसान से बचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज सफलतापूर्वक 5 साल पूरे कर लिए गए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से 5 वर्ष पहले 13 जनवरी 2016 को देश के किसानों के लिए फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था और प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई थी। देश भर में किसानों को सबसे कम और समान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान देने के लिए इस योजना की परिकल्पना की गई और इस योजना में साल भर में लगभग 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं। अब तक योजना के तहत लगभग 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। आधार सीडिंग ने किसान के खातों में सीधे दावा निपटान में तेजी लाने में मदद की है। कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान भी लगभग 70 लाख किसानों को लाभ हुआ और 8,741.30 करोड़ रुपए के दावे लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए हैं। किसानों के लिए शुरू से अंत तक जोखिम को कम करने की व्यवस्था के रूप में योजना में बुवाई से पूर्व चक्र से लेकर कटाई के बाद तक फसल के पूरे चक्र को शामिल किया गया है, जिसमें रोकी गई बुवाई और फसल के बीच में प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाला नुकसान भी शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश के अन्नदाताओं को प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने वाली पीएम फसल बीमा योजना के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। पीएम ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि पीएम फसल बीमा योजना ने कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित किया है, दावों के निस्तारण में कैसे पूरी पारदर्शिता बरती गई है। पीएम एफबीवाई से संबंधित ऐसी सभी जानकारियां नमो ऐप के योर वॉइस सेक्शन में रखी गई हैं। जानें और शेयर करें। #फसल बीमा फॉर सफल किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक है। उन्होंने कहा कि कोविड में बिगड़ी अर्थव्यवस्था को कृषि ने संभाला है। कृषि ने साबित किया है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में ये देश को संभाल सकती है। आधी आबादी को कृषि का क्षेत्र ही रोजगार प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो कोविड के संकट में भी कृषि क्षेत्र ने अपनी अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र किसी भी प्रतिकूल अवस्था का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को होने वाले लाभ के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि 25 करोड़ किसानों को इससे फायदा हुआ है। साथ ही इस योजना के तहत 86,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि किसानों को दी गई है। बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी यह सुविधा किसानों को प्रदान की गई है कि वो अपनी स्थिति को कभी भी देख सकें, जांच सकें
किसानों के भुगतान ठीक समय पर हो सके, राज्यों का केंद्र का काम कम हो सके और ईमानदारी से पूरे पारदर्शी ढंग से उनके नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके, इसके लिए सैटेलाइट का उपयोग भी करना प्रारंभ किया है। उसके भी एक अच्छे परिणाम आज हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। अभी तक इस योजना में 25 करोड़ से अधिक किसान बीमित हो चुके हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ किसान नए जुड़ रहे हैं। गोरखपुर में चल रहे 2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चंपा देवी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सबसे ऊंचे तिरंगे झंडे का लोकार्पण बटन दबाकर किया। 75 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को रामगढ़ ताल के नौकायन के पास स्थापित किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने तारामंडल के मुख्य द्वार का लोकार्पण किया और समारोह में पुस्तक का विमोचन किया। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2020 वर्ष का 80% भाग कोरोना से लड़ते, बचते और जूझते हुए सब लोगों ने व्यतीत किया, लेकिन 2021 का शुभारंभ हम लोगों के लिए शुभ समाचार लेकर आया है कि हम लोग कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। ये सभी के लिए प्रसन्नता की खबर है। गोरखपुर महोत्सव का आयोजन होना, कल मकर संक्रांति का आयोजन होना और 16 जनवरी से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें अंतिम प्रहार कोरोना वैक्सीन के साथ ही 16 जनवरी से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। वास्तव में किसी आपदा से कैसे लड़ा जाना चाहिए, आपने पिछला वर्ष का लगभग 3/4 भाग, या अगर मैं कहूं कि 80% जो भाग था पूरे वर्ष का, वह कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए, बचते हुए व्यतीत किया। लेकिन वर्ष 2021 का पूर्वार्ध हम लोगों को एक शुभ समाचार लेकर के आया है कि हम कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस लड़ाई को मार्च 2020 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था, सफलतापूर्वक कोरोना प्रबंधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए, एक एक नागरिक के जीवन को बचाते हुए, उनकी आजीविका को भी बचाने और नए अवसर प्रदान करने का कार्य तो किया ही गया, लेकिन साथ साथ कोरोना चेन आने वाले समय में फिर से एक महामारी का रूप न लेने पाए, इसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इस वैक्सीनेशन की खबर मुझे लगता है कि हर एक नागरिक के लिए प्रसन्नता करने वाला क्षण है। बहराइच के फखरपुर और जरवल में आयोजित किसान कल्याण मेले का उद्घाटन सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने किया। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी और जन उपयोग स्टॉल लगाकर उत्पाद और कृषि यंत्रों को प्रदर्शित कर उसके लाभ को बताया गया। किसान मेले में आए किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कम लागत में उनकी आय दोगुनी करने के लिए जैविक खेती के बारे में जागरूक किया गया। मेले में आए दिव्यांगों को सहकारिता मंत्री ने ट्राईसाइकिल वितरित की। सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर विकास खंड में किसान मेला लग रहा है। किसान इस देश का भाग्य विधाता है, किंतु उस भाग्य विधाता को अवसर दिए जाएं, बताई जाएं, अनुतोष किया जाए और समर्थन में उसको बहुत प्रोत्साहित करने के लिए और सामग्री दी जाए। यहाँ आज प्रशिक्षण भी दिया गया है, प्रोत्साहित भी किया गया है, अनुदान भी दिया गया है और हम चाहते हैं किसान उठेगा तो देश उठेगा।
वाराणसी के बड़ा गांव स्थित नॉर्मल स्कूल के प्रांगण में एक विशाल किसान गोष्ठी, किसान मेला तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में पशुपालन विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा, फल संरक्षण इत्यादि विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। मेले में किसानों को बताया गया कि उन्नत किस्म के बीज, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का उपयोग कर अपने उत्पादों को गुणवत्ता युक्त बनाते हुए विदेशों में निर्यात कर सकते हैं, जिससे आय में बढ़ोतरी होगी। इस अवसर पर बड़ा गांव ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी दीपांकर आर्य ने बताया कि इस मेले के आयोजन का मूल उद्देश्य है कि किसानों को केंद्र व प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना और खेती के लिए जरूरी नई तकनीकों से अवगत कराना। आज ये आयोजन जो हुआ है किसान गोष्ठी और मेला, इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को किसान संबंधी जो योजनाएं हैं भारत सरकार द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाती है, उनको उनके बारे में सूचना देना, उनको जागरूक करना। जैसा कि आप देख रहे हैं, कई विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं, तो ये एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है हर विभागों का, चाहे वो पशुपालन विभाग हो, ग्राम विकास विभाग हो, कृषि विभाग हो, उनके द्वारा जो जो लाभ किसानों को दिए जाते हैं, है ना, क्या क्या स्कीमें हैं जो ब्लॉक स्तर पे संचालित होती है या जिले स्तर से संचालित होती है, जो कहीं तरीके से इन लोगों को न पता चल पाता है, उसकी जानकारी विस्तृत रूप में काफ़ी अच्छे तरीके से हर विभाग के अधिकारियों ने दी है। जी, इसमें कई सारी योजनाएं हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, कई किसान जो हमारे भाई बहन हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम तरीके से लाभान्वित हुए हैं। मनरेगा जैसी स्कीम है जो किसानों को कृषि संबंधी कई सारी, जैसे मेड़बंदी है, समतलीकरण है, तमाम जो डायरेक्ट सीधे किसानों को हिट करती है, उनको सीधे मजदूरी भी दी जाती है, उनका खेत भी मतलब एक उपजाऊ बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं से हम किसानों की आय को दुगनी नहीं चौगुनी करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 2021-22 सत्र में एमफिल की पढ़ाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी, साथ ही भारतीय भाषा एवं लोक संस्कृति की पढ़ाई पर भी जोर दिया जाएगा। हमने नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस निर्णय के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में जो एमफिल पाठ्यक्रम था, वो एमफिल पाठ्यक्रम को हमने 2021-22 से समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है। हमारा प्रयत्न है कि हमारे विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं भी तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएं। उसके लिए भी हमने शासनादेश जारी कर दिया है और विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के साथ साथ लोक कला और लोक विद्या के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हमने प्रारंभ कर दी है और इसका एक अच्छा लाभ ये मिला है। कुछ विश्वविद्यालयों ने तो इसलिए बहुत तेजी के साथ काम किया है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भाषा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित भी हो चुका है और इसकी आगे की प्रक्रिया चालू है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 487 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में ही 879 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में 10,132 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 5,75,980 मरीज कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना का रिकवरी प्रतिशत 96.86 हो गया है। कोरोना के संक्रमित लोगों में से 8,529 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 487 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 879 है। ये लगभग 7 महीने के अंतराल के पश्चात हम 500 से कम की संख्या देख रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या इस समय 10,132 है। प्रारंभ से अब तक जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित हुए और संक्रमण मुक्त हुए, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,75,980 हो गई है और अपने प्रदेश के रिकवरी का प्रतिशत इस समय 96.86% चल रहा है, 96.86%। संक्रमित लोगों में से कुल
8,529 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन की पहली खेप एयरलाइंस के जरिए वाराणसी पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन की करीब 1,85,000 डोज मुंबई से वाराणसी एयरपोर्ट भेजी गई, जिसके बाद एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा के बीच दीनदयाल जिला चिकित्सालय में बने रीजनल वैक्सीन सेंटर भेजा गया है। रीजनल वैक्सीन सेंटर से आजमगढ़ मंडल, प्रयागराज मंडल और मिर्जापुर मंडल समेत वाराणसी के सभी केंद्रों पर भेजा जाएगा। गौरतलब है कि 1,200 हेल्थ वर्करों को टीका लगाने के साथ महाअभियान की शुरुआत वाराणसी में की जाएगी। जिले में सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए पहले दिन 12 केंद्र चयनित किए गए हैं, जबकि इसके बाद सभी 30 केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के बाद लाभार्थी को फोटो युक्त ई-सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये वैक्सीन जो कोरोना की लगनी है और 16 तारीख को जो है लगना प्रस्तावित है। तो मुंबई से जो है प्लेन के द्वारा यहाँ बाबतपुर एयरपोर्ट पे आया है और उसको जो है अभी जो प्रोटोकॉल के तहत जो है वहाँ से यहाँ पर जो हमारा स्टेट वेयर हाउस है पांडेपुर यहाँ वाराणसी में, यहाँ पे रखा जा रहा है और यहाँ से फिर अन्य जनपद पे जो है उनके डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर को सप्लाई किया जाएगा, ताकि जो है 16 तारीख को जो है ये लग। अभी जो आई है वो 1,85,000 डोज आई है, ठीक है। और यहाँ से जो जनपद आप बता रहे हैं कहाँ कहाँ जाना है, तो एक तो वाराणसी मंडल, दूसरा जो है प्रयागराज मंडल, तीसरा मिर्जापुर मंडल और चौथा आजमगढ़ मंडल। तो इन सब जगहों के इनके जितने भी जिले हैं उन सब जगहों को यहाँ से जाएगा। और अब बात करते हैं एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना की। कोरोना संक्रमण काल शुरू होने से लेकर अनलॉक की प्रक्रिया और अब कोविड वैक्सीन का टीकाकरण का ड्राई रन। जब भी देश को वॉलंटियर्स यानी स्वैच्छिक सेवा देने वाले युवाओं की जरूरत पड़ी तो एनएसएस ने आगे बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने में अहम योगदान निभाया है। जब पूरा देश कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में बंद था, तब कोरोना से जूझते लोगों की मदद के लिए डॉक्टर्स, नर्सेस और सुरक्षा बलों के साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स भी सड़कों पर थे। चाहे बात लोगों तक खाना पहुंचाना हो या फिर दवाइयां, एनएसएस के वॉलंटियर्स ने मुश्किल घड़ी में मदद का हाथ बढ़ाया और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। प्रवासी मजदूर, बेसहारा और गरीब लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाकर उन्हें राहत पहुंचाई। पलायन के समय में क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा नोएडा से शुरू हो जाता और नोएडा से जितने भी हमारे कॉलेज थे वो कभी सारे के सारे कोविड सेंटर के रूप में उन्होंने डेवलप किए। राहत की पूरी व्यवस्था शासन द्वारा की गई। उन्हें अखबार प्रोवाइड कराना, उन्हें खाना प्रोवाइड कराना, उनकी लाइन अप कराना, उनकी जांच में उनकी मदद करना, उन्हें मोटिवेट करना और उनके सामान की रक्षा करने का भी काम था। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। उनकी मदद में बच्चों के लिए दूध आहार वितरण का कार्य है। घर में जो कपड़े उपलब्ध थे वो कपड़े उपलब्ध कराए गए। एक जगह तो स्थिति ये थी कि बच्चे नंगे पैर चल रहे थे कुछ लोग, तो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स ने, एनएसएस ने ये तय किया कि अपनी मदद से उन्हें चप्पल प्रोवाइड कराएंगे, गमछे प्रोवाइड कराएंगे। कोरोना संक्रमण काल में एनएसएस के वॉलंटियर्स ने पूरे प्रदेश में घर घर जाकर लोगों को कोरोना के खतरों से आगाह किया और बताया कि लोग किस तरह की सावधानियां बरतें ताकि कोरोना के लक्षणों से दूर रहें। वॉलंटियर्स ने लोगों को सैनिटाइजर बांटे और बताया कि किस तरह से लोग हाथ धोएं ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे से सुरक्षित रहें। एनएसएस वॉलंटियर्स ने मास्क की कमी को पूरा करने के लिए मास्क बैंक बनाए और स्वयं मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स ने सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं बल्कि उसके बाद अनलॉक के दौरान भी कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान को घर घर पहुंचाया और कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन में भी अपना स्वैच्छिक योगदान दिया। कोविड को खोलने की बात आई तो उस दौर में जो रियायत बरतने की जरूरत थी, रियायत में सबसे बड़ी चीज हुई कि हमें मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी इसका प्रसार करें और जो सैनिटाइजेशन का उपयोग करें।
इस क्रम में हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश के 3,07,000 स्वयंसेवक कॉलेज और विश्वविद्यालय के माध्यम से बड़ा ही अग्रिम भूमिका में रहे। उन्होंने 7 लाख से ज़्यादा मास्क का निर्माण किया और 3 लेयर के मास्क बनाना, उन्हें उपयोग करना, उसके बाद में धोकर फिर प्रेस कर फिर दोबारा उपयोग करना, ये सारे कंसेप्ट पर उन बच्चों ने एक दूसरे को अवेयर किया, अपने परिवारों को अवेयर किया और उनका एक लक्ष्य था कि मेरे परिवार के बगल के 5 परिवार और दूसरे हाथ के बगल के 5 परिवार, हम उन्हें कोविड के विरुद्ध तैयार करें ताकि वो अपने माल जन की हानि से बच सकें और इस कोविड में अपने आप को स्वस्थ रख सकें। मानवता की रक्षा व सेवा के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS के स्वयं सेवकों का आगे आना भारतीय संस्कृति के उस दर्शन को दर्शाता है जिसमें मानव सेवा करना किसी भी व्यक्तित्व का एक श्रेष्ठ गुण माना जाता है, क्योंकि सेवा करने से न केवल समाज बेहतर बनता है बल्कि इससे व्यक्तिगत विकास भी होता है। अमित कनौजिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए राजधानी लखनऊ में अंडे, चिकन और उससे निर्मित उत्पादों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि बर्ड फ्लू से प्रभावित केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान से लखनऊ में इन उत्पादों को लाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी PS यादव ने बताया कि सरकार ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर अंतर राज्य सीमा पर खास नजर रखने के निर्देश दिए हैं। ये पाबंदी फिलहाल 24 जनवरी तक लागू है। उन्होंने बताया कि कुक्कुट व उससे संबंधित उत्पाद की बिक्री वाले बाजार सप्ताह में 1 दिन बंद रखे जाएं, उस दिन सैनिटाइजेशन का काम किया जाए। इसके साथ ही सघन निगरानी के लिए जलाशयों के पास आने वाले प्रवासी पक्षियों और कुक्कुट फार्म की लगातार निगरानी की जाए। जनपद लखनऊ में जैसा कि शासनादेश हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने जारी किया है, उसके क्रम में जनपद में जितने भी बर्ड फ्लू प्रभावित प्रदेश हैं उनसे अंडा एवं अंडा उत्पाद यानी मुर्गी, मुर्गा, अंडा, बटेर, बतख किसी का भी जिले में लाना प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। इसका बहुत ही कड़ाई से अनुपालन पुलिस अधीक्षक जो हमारे पुलिस कमिश्नरेट ऑफ पुलिस कमिश्नर हैं उनके स्तर से, जनपद के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से, लेखपालों के माध्यम से, ग्राम्य विकास के सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों से, सभी जनपद के SDM साहिबान की तरफ से, तो जिले के जितने भी अधिकारी हैं, कृषि विभाग से सारे अधिकारी लोग इसके स्ट्रिक्ट सुपरविजन में लगे हैं कि किसी ऐसे प्रदेश से जहां पर कि बर्ड फ्लू का आगमन हो चुका है वहां से अंडा और अंडा उत्पाद हमारे जनपद में न लाया जाए। तो और जनपद की डिमांड जो है उसे पूरा करने के लिए हम स्वयं में सक्षम हैं। प्रदेश के दूसरे जिलों में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने पर कानपुर देहात में सतर्कता बरती जा रही है। जिले में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तैयारियों के लिए पशुपालन विभाग ने कमर कस ली है और जिले में कार्रवाई के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया है। इसमें 10 पशु चिकित्सा अधिकारी, 36 पशु प्रसार अधिकारियों के साथ ही अन्य कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इन सभी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि हर पोल्ट्री फार्म पर जाकर जांच करें। साथ ही जहां अधिक संख्या में मुर्गे या मुर्गियों की मौत हो तो तुरंत इसकी सूचना दी जाए। सभी जगह से सैंपल एकत्र किए जाएं और पोल्ट्री फार्म मालिकों को किसी भी ऐसी स्थिति का तुरंत सूचना देने को कहा जाए। जो बर्ड फ्लू का जो खतरा फैला हुआ है, इसके लिए हम फार्मर जो भी हैं इसको बायोसिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। बराबर जो है स्प्रे वगैरह हो रहे हैं, फार्मोलिन का स्प्रे हो रहा है बाहर, अंदर जो है कॉपर सल्फेट का हो रहा है और इसी तरीके से हम इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे यहाँ 70 पोल्ट्री फार्म्स हैं, मुर्गी फार्म्स हैं और टोटल 1,48,000 संख्या है, जनसंख्या है पोल्ट्री की। एक जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, जिसमें CVO भी हैं, CMO भी हैं, मैं हूं एज CDO, DPRO हैं, एक रेगुलर मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के लिए। अभी तक अच्छी बात यह है कि हमारे जनपद में कोई पॉजिटिव केस बर्ड फ्लू का नहीं आया है, कोई डेथ नहीं आई है, लेकिन हर पोल्ट्री फार्म जो 70 पोल्ट्री फार्म्स हैं उसमें सैनिटाइजेशन की कार्रवाई चल रही है। डॉक्टर्स को और वेटनरी ऑफिसर्स को बताया गया है कि साफ सफाई कर लें। हाँ, मुर्गी को छूने के बाद अपने हाथ अच्छे से धो लिया करें और जितने मुर्गी बेचने वाली जो दुकानें हैं वहां पे जो लोग ले जा रहे हैं ये उनको बताया जा रहा है कि कम से कम आधे
घंटे तक 70 डिग्री पे उसको बॉईल करें ताकि कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इसमें CVO CMO की पूरी टीम बनी हुई है DM सर के निर्देशन में, और ये देखा जाएगा कि केसेस को कंट्रोल भी करें और हम लोग इसको और फैलने ना दें। देश भर में आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन आग में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाने का रिवाज होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट संदेश में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, असम में बिहू, उत्तरायण और पौष वर्ष के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि ये त्योहार हमारे किसानों के अथक परिश्रम और उद्यम को सम्मान देने का भी अवसर होते हैं। उन्होंने इन त्योहारों के माध्यम से लोगों में परस्पर शांति और एकता की भावना और मजबूत होने और देश में समृद्धि और खुशहाली बढ़ने की भी कामना की है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। सिडनी टेस्ट के महासंग्राम के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 15 जनवरी से शुरू होने वाले ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए खुद को तैयार करने में जुट गई हैं। चोट की समस्या से बुरी तरह जूझ रही टीम इंडिया ने गाबा मैदान पर जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है और अब सीरीज किसके नाम होगी, इसका फैसला ब्रिस्बेन में खेले जाने वाले चौथे और निर्णायक टेस्ट में होगा। मोहम्मद शमी, उमेश यादव, KL राहुल, रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का भी पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते चौथे टेस्ट में खेलना फिलहाल तय नहीं है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। किसानों की फसलों के जोखिम को कम करने के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पूरे हुए 5 साल। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लाभार्थियों को दी बधाई। कृषि मंत्री ने दी जानकारी। 25 करोड़ किसानों को मिली 86,000 करोड़ रुपए की सहायता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव का किया समापन। मुख्यमंत्री ने कहा 2021 का शुभारंभ सबके लिए शुभ समाचार लेकर आया है। कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीनेशन की करेंगे शुरुआत। कोरोना टीकाकरण के लिए वैक्सीन की पहली खेप पहुंची वाराणसी। रीजनल वैक्सीन सेंटर से आजमगढ़, प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल समेत वाराणसी के सभी केंद्रों पर पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। और प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएगी विदेशी भाषाएं, साथ ही भारतीय भाषाओं और लोक संस्कृति के साथ ही आधुनिक शिक्षा पर रहेगा जोर। विश्वविद्यालयों में अगले सत्र से नहीं होगी MPhil की पढ़ाई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।